हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे टॉप 15 क्वेश्चनों में से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दांडिक संविधि क्या है, दांडिक संविधि का निर्वचन किस प्रकार से किया जाता है या इसके नियम क्या हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप LLB BLLB के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन की तरह ही बाकी सब्जेक्ट्स के टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं। तो जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको भी मिल पाए, आप मिस ना करें इन वीडियोस को, इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये जो हमारा आज का टॉपिक है दांडिक संविधि, बच्चों को तो आंसर आते होते हैं, काफी बच्चों को टॉपिक पता होता है, उसके बारे में पता होता है, आंसर भी आता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो एग्जाम में आंसर लिखें कैसे। तो ये सब प्रॉब्लम का सलूशन होने वाला है। आज हम इस देखते हैं कि किस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन लिख दिए हमने, इनमें से ही कोई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी अन्य तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको आंसर यही लिखना होगा। ओके, जो कि इस हमारे PDF में देखेगा आपको। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। दांडिक संविधियों का निर्वचन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दांडिक संविधि है क्या। ओके, तो ऐसी संविधियां जो किसी कार्य को अपराध घोषित करते हुए उसे दंडनीय बनाती हैं, दांडिक संविधियां कहलाती हैं। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि दांडिक संविधियां ऐसी संविधियां होती हैं जो राज्य के प्रति किसी अपराध के संबंध में दंड का प्रावधान करती हैं। ऐसी संविधियां दांडिक संविधियां कहलाती हैं। दांडिक संविधियों में राज्य एक पक्षकार होता है तथा अपराधी को ऐसे अपराध के संबंध में निर्धारित दंड से दंडित किया जाता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल भी कुछ देख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 और खाद्य अपमिश्रित अधिनियम 1954, ये हमारे कुछ संविधियां हैं, दांडिक संविधियां। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि दांडिक संविधियां ऐसी संविधियां होती हैं जिसमें किसी कार्य को अपराध बनाया जाता है, अपराध माना जाता है, और ऐसे अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि समाज में कोई ऐसा कार्य है जो कि समाज के विरुद्ध है, तो उसे अपराध माना जाता है। और इसमें एक पक्ष, ऐसे मामले जो होते हैं, दांडिक मामले जो होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, तो इसमें एक पक्षकार तो अपराधी होता है, दूसरा पक्षकार राज्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अपराधी को दंड दिया जाता है। इसमें पीड़ित पक्षकार जो होता है उसे उपचार नहीं दिया जाता है। ठीक है, रेमेडी उसे प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, बल्कि जो अपराधी होता है उसको दंड दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दांडिक संविधि क्या है। भारतीय दंड संहिता, जैसे कि हमारे कोई अपराध, कोई कार्य है जो अपराध माना जाता है, तो उस व्यक्ति को, अगर कोई वो कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो उसे दंडित किया जाता है। ठीक है, इसके प्रावधान हमारी संविधि में दिए गए हैं। इस पर हम एक केस देख सकते हैं कि रोसेनबाम वर्सेस बारगोइन का एक मामला है। फिर से रिपीट कर देते हैं, रोसेनबाम वर्सेस बारगोइन का मामला। दोस्तों, ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इन केसेस को लर्न करना पड़ेगा। आप चाहे किसी कार्टून या किसी इमेज से, किसी चीज से रिलेट करके लर्न करिए, लेकिन लर्न तो करना ही पड़ेगा। ओके, 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। इस मामले में क्या हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले था, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की संस्था है, न्यायिक संस्था है, जो कि निर्णय देती थी, उसने इस मामले में क्या निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि वे सभी संविधियां जो जो किसी अपराधी को दंडित करके उससे संविधि के प्रावधानों को मनवाती हैं तथा पीड़ित पक्षकार को उपचार नहीं देती हैं, दांडिक संविधियां कहलाती हैं। ये मामला, इस मामले में ये दांडिक संविधि की परिभाषा दी गई। इसमें कहा गया कि वे संविधियां जो किसी अपराधी को दंडित करके उससे अब संविधि के प्रावधानों को मनवाती हैं तथा पीड़ित पक्षकार को उपचार नहीं देती हैं, वो दांडिक संविधियां कहलाती हैं। अब देखते हैं कि दांडिक संविधि के निर्वचन के नियम क्या हैं। ठीक है, तो दांडिक संविधि के निर्वचन के कुछ प्रमुख 4 नियम हैं, जिनकी सहायता से दांडिक प्रावधानों का अर्थान्वयन किया जाता है। ठीक है, अब ये 4 नियम क्या है देख लेते हैं।
फर्स्ट नियम जो हमारा है यह है कि जब कोई संविधि किसी वर्ग विशेष कार्य विशेष के संदर्भ में बनाई जाती है तो वह उसी के ऊपर लागू होती है, उसे खींच तान कर किसी अन्य के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, की जैसे कि सपोज कोई कार्य जो कि कोई बच्चे अगर कोई कार्य करते हैं, सपोज बच्चों के लिए कोई संविधि बनाई गई है कि ये कार्य बच्चों के लिए अपराध है, ठीक है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए बनाई गई है, तो उस संविधि को सिर्फ उसी वर्ग विशेष के ऊपर ही लागू की जाएगी। कोई बच्चों के लिए अगर कोई संविधि बनाई गई है तो बच्चों पर लागू होगी, महिलाओं के लिए बनाई गई तो महिलाओं पर लागू होगी, या किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई अगर संविधि बनाई गई है कि उनके द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो वो अपराध माना जाएगा, तो वो उन पर लागू होगी। मीन्स अगर कोई संविधि किसी कार्य विशेष किसी वर्ग विशेष के लिए बनाई गई है तो वो उसी पर लागू होगी, किसी अन्य पर लागू नहीं होगी, और न्यायाधीश उसे खींच तान कर किसी अन्य पर लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दांडिक संविधियों का इस प्रकार से निर्वचन किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, यदि संविधि का दो अर्थान्वयन संभव हो, यानी यदि किसी संविधि के दो अर्थ निकल रहे हो तो उसे वही अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें संदेह लाभ देता हो। ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसा अर्थ दिया गया है, ऐसे अर्थ को सही माना गया है जिससे कि पीड़ित पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो रहा है, तो वो अर्थ सही नहीं माना जाएगा। मीन्स उसे वही अर्थ देना चाहिए जिससे कि किसी को लाभ हो कोई, ठीक है, अपराधी को छोड़ करके। अब थर्ड हमारा क्या है थर्ड नियम है कि जब संविधि के शब्दों को व्यापक अर्थ दिया जाए, यह अर्थ संविधि के आशय के अनुरूप हो तो वहां पर व्यापक अर्थ ही दिया जाना चाहिए। यानी जब किसी संविधि में किसी शब्द को व्यापक अर्थ दिया गया हो और उसका जो अर्थ है वो संविधि के आशय के ही अनुरूप हो, ठीक है, तो वहां पर हमें व्यापक अर्थ ही देना चाहिए। अब इसका फोर्थ क्या है कि नियम क्या है, संविधि के किसी शब्द के निर्वचन से कोई असंगत परिणाम निकल रहे हो तथा पूरी संविधि को एक साथ पढ़ने से उसका ठीक अर्थ प्रतीत हो, तो ऐसे बेतुकेपन से बचने के लिए हमें पूरी संविधि को पढ़ा जाना चाहिए। मीन्स क्या है कि अगर किसी संविधि के किसी एक शब्द का निर्वचन किया जा रहा है तो उस वहां पर असंगत परिणाम निकल रहे हो, तो अगर पूरी संविधि को पढ़ा जाए और वहां पर ठीक अर्थ निकल रहा हो तो हमें एक शब्द का निर्वचन न करके पूरी संविधि को पढ़ना चाहिए और तब उसका निर्वचन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि कठोर अर्थान्वयन, दांडिक संविधियां और आपकी कर संविधि हो गई तो इनका कठोर अर्थान्वयन ही किया जाता है। कठोर अर्थान्वयन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखा कहीं ना कहीं ये जनता से जुड़े होते, लोक हित से जुड़ी संविधियां होती हैं, तो इसमें अगर कुछ न्यायाधीश ने कठोर अर्थान्वयन नहीं किया तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सजा मिल जाए जिसने वो अपराध न किया हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए, इसलिए दांडिक संविधियों कर संविधियों का निर्वचन कठोरता से ही किया जाता है। अब इसमें कई विद्वानों ने कठोरता के संबंध में अपने अपने विचार रखे हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह से क्या है ये कठोरता निर्वचन और इसे क्यों किया जाना चाहिए दांडिक संविधि का कठोर अर्थान्वयन। तो कठोर अर्थान्वयन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के कार्य को अपराध की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब उसका कार्य स्पष्ट शब्दों में अपराध घोषित किया गया हो। मीन्स इसमें ये कहने का तात्पर्य है कि किसी अपराध को, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो उसको अपराध की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब वो अपराध घोषित किया गया हो। मीन्स उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको अपराध की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब उसका कार्य स्पष्ट शब्दों में अपराध घोषित किया गया हो। ओके, क्राफोर्ड ने इस पर क्या कहा है, उनका कहना है कि कठोर निर्वचन वह निर्वचन है जहां हम संविधि की भाषा को सटीक और तकनीकी अर्थ देते हैं तथा संदेह के आधार पर कोई निर्वचन नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी संदेह होंगे उनका लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। ओके, तो जो हमारा कठोर अर्थान्वयन है, जो दांडिक संविधि का कठोर अर्थान्वयन किया जाता है, तो इसमें अक्षरशः मीन्स कठोरता से पालन किया जाता है, यानी उसी कार्य को अपराध बोला जाएगा जो कि उसमें स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है। ओके, अब इसमें देखते हैं एक डेफिनेशन और है जस्टिस जेम्स के अनुसार, इनकी एक परिभाषा है, देखते क्या इन्होंने कहा है। निश्चित रूप से दांडिक संविधियों का कठोर निर्वचन होना चाहिए, अर्थात जिस चीज को अपराध कहा गया हो वह सामान्य अर्थों में भी अपराध होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा
शीतल दीन वर्सेस राज्य एक केस है, इसमें देखा जाए कि इसमें क्या कहा गया, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। शीतल दीन वर्सेस राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी दांडिक संविधियों, सभी दांडिक उपबंधों का अर्थान्वयन कठोरता पूर्वक किया जाना चाहिए, जिससे कि वे उस विषय की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सके। अतः यह सुस्थापित नियम है कि दांडिक संविधियों की व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए। मीन्स सभी दांडिक उपबंधों का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए, जिससे कि वे उस विषय की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सके। अतः यह सुस्थापित नियम है कि दांडिक संविधियों की व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि स्पष्ट भाषा की अनुपस्थिति में व्यवस्थाओं की विस्तृत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए तथा कोई भी मामला ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि संविधि की तर्कपूर्ण व्याख्या के अंतर्गत न आता हो। कभी कभी गंभीर अपराधों के संदर्भ में विभिन्न रूप से विशिष्ट आपराधिक विधि की संरचना की जाती है। मीन्स क्या है कि अब देखा जाए तो समय समय जैसा कि समय आधुनिक हो रहा है, अब कई नए नए अपराधों का भी जन्म हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि कभी कभी गंभीर अपराधों के संदर्भ में विभिन्न रूप से विशिष्ट आपराधिक विधि की संरचना की गई है, जिन मामलों में सामान्य रूप से दंड संहिता निपटाने में अक्षम समझी जाती है। तो ऐसे विशिष्ट आपराधिक संविधियों का अर्थान्वयन भी कठोर निर्वचन के नियमों के ही अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अर्थात उस संविधि में कमी पाई जाती है तो न्यायाधीश उसकी भाषा में परिवर्तन करके अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर जो जैसी की संविधि है, जो इस समय गंभीर जो नए नए अपराध हो रहे हैं उनके लिए जो कुछ विशिष्ट दंडिक संविधियां बनाई गई हैं, तो उनका भी कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए। उसमें न्यायाधीश अपने हिसाब से अगर कोई भाषा में अनुपस्थिति पाई गई है या कुछ भाषा में कमी पाई गई है, तो उसमें न्यायाधीश अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकता है। ओके, मैक्सवेल ने इस पर क्या कहा है कि संविधि में जहां किसी शब्द के दो अर्थ निकल रहे हों तथा संदिग्ध वाक्य युक्त भ्रम पैदा करें जिसका अर्थ निकालने में निर्वचन के नियम असफल हो जाएं, तो उस भ्रम का लाभ प्रजा के उस व्यक्ति को उस संविधि के विरुद्ध मिलना चाहिए। ओके, अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब ये मैक्सवेल की डेफिनेशन है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो अगर आपको याद हो जाए तो आप इसको लिख भी सकते हो, और नहीं अगर याद हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो आंसर है, ये जो हमने पीडीएफ बनाया है तो टोटल 5 पेज का है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप 4 से 5 पेज का लिखिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ जो आपको कठिन लग रही हो, जो न याद हो, तो वैसे भी बच्चे याद तो पूरा करके जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम ही याद आता है बच्चों को। अगर हो सकता है कि डेफिनेशन इनकी टफ लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके आगे भी जो आगे दिया है इसके आगे से आप आंसर लिख सकते हो, कोई बात नहीं इससे। ओके, तो अब यहाँ से अपवाद एक हेडिंग डालेंगे। कुछ इसके अपवाद भी हैं, दांडिक संविधि का जो कठोर अर्थान्वयन किया जाता है तो इसके कुछ अपवाद हैं, वो लिख देंगे आप। कठोर इसमें क्या है देख सकते हैं। भौतिकवादी युग में बढ़ते हुए मानवीय अपराधों को देखते हुए न्यायालय ने कठोर निर्वचन के नियम को शिथिलता देना प्रारंभ कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के संबंध में यह टिप्पणी करते हुए कहा कि उक्त अधिनियम का उद्देश्य है लोक प्रशासन का विशुद्धिकरण। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि दांडिक संविधियों का कठोरता से पालन, उसका निर्वचन किया जाएगा, यानी ऐसे कार्यों को ही अपराध कहा जाएगा जिसके विषय में उस संविधि में प्रावधान होगा या उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया होगा। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो सुब्बा राव एक हमारे न्यायाधीश हैं, इन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार जो निवारण अधिनियम 1947 का, इसके संबंध में इन्होंने टिप्पणी देते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य लोक प्रशासन का विशुद्धिकरण है। यानी ऐसा कोई कार्य जो इसके विरुद्ध होगा, यानी लोक प्रशासन को अशुद्धि फैला रहा होगा, या लोक प्रशासन के आप कह सकते हो कि विशुद्धिकरण के मार्ग में अगर कोई चीज रुकावट आ रही, यानी ऐसा कोई कार्य जो इसको दूषित कर रहा है, लोक प्रशासन को दूषित कर रहा है, उसको भी ये अपराध मानेंगे, बेशक उसमें प्रावधान हो या ना हो। क्योंकि अब लोक कल्याण को देखते हुए इन्होंने अब इस मामले में जो दांडिक संविधियों का कठोर अर्थान्वयन किया जा रहा था, अब इसमें थोड़ी शिथिलता आ गई है। पहले क्या था कि दांडिक संविधि में
कोई व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाता था या उसे दंड तभी दिया जाता था जब उसके कार्य के साथ साथ उसका मन भी दोषी हो, यानी आशय जो है उसका दोषी हो, दोषी मन के साथ उसने अपराध अगर किया है तो ही उसको दंडित किया जाता था, वरना नहीं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में कोई अपराध कर देता था, उसका इंटेंशन नहीं होता था, तो उसे दंडित नहीं किया जाता था। लेकिन अब लोक कल्याण देखते हुए, जनता की भलाई देखते हुए, ठीक है, भौतिक युग में बढ़ते हुए जो मानवीय अपराधों को देखते हुए इन्होंने इस मामले में अब थोड़ा सा कठोर अर्थान्वयन में थोड़ा सा शिथिलता ला दी है। ये इसके अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। अब इस पर एक केस है हमारा सरजू प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला है, इसमें क्या हुआ कि इसमें लोकहित और स्वास्थ्य या नैतिकता के आधार पर दुशासन के न होने पर भी कठोर दंड की व्यवस्था संभव होती है। मीन्स अगर आशय दोषी नहीं है, अगर उसमें दोषी मन नहीं पाया जाता है व्यक्ति का, तब भी उसको दंडित किया जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा अगर कोई अपराध करता है वो। नेक्स्ट हमारा एक केस है एस जोशी वर्सेस अजीत मिल्स लिमिटेड। इस मामले में क्या हुआ कि जस्टिस कृष्ण अय्यर जो है हमारे न्यायाधीश, इन्होंने कहा कि मन स्थिति के बिना भी आपराधिक मामलों में दंडनीय बताया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मन, वही हम बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का दोषी मन नहीं है, ठीक है, इंटेंशन नहीं था उसका अपराध करने का, लेकिन फिर भी उससे अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह। इस मामले में क्या हुआ कि अभियुक्त कांस्टेबल ने अपने पदीय कृत्यों के निर्वहन के समय, यानी अपने ड्यूटी के दौरान ही उसने अधिक शराब पी करके अपने सरकारी रिवॉल्वर के साथ बाजार में घूमते हुए पाया गया। जब उसे परीक्षण हेतु चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया तो उसने चिकित्सा अधिकारी यानी डॉक्टर जो थे, चिकित्सा अधिकारी को गालियां दी। और इन सब कार्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह शराब पीकर अवचार पूर्वक कृत्य करने का आदी था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह भी निर्धारित किया कि अभियुक्त के आचरण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसे दंडित किया जाना चाहिए। ओके, अब उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दंडिक संविधियों का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए, परंतु आज के भौतिकवादी युग में इससे हटकर उदार पूर्वक निर्णय की बात की जा सकती है। इस तरह से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आप किन किन टॉपिक्स पे, इसी तरह से किन किन सब्जेक्ट्स पे और चाहते हो इसी तरह के नोट्स, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।